अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा है थर्ड लेक्चर्स ग्रेविटेशंस का, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मास ऑफ अर्थ के बारे में। मास ऑफ अर्थ हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। हमने आज उस कांस्टेंट वैल्यू को ड्राइव करना है, ठीक है। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मालूम करने के लिए हमें जिस प्लेनेट से या जहाँ से हमने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लेना हो या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मेजर करनी हो, हमें उस प्लेनेट का मास पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं मून और सन की ग्रेविटेशंस की बात कर रहा हूँ, या अर्थ से किसी और प्लेनेट की ग्रेविटेशंस की बात कर रहा हूँ, या अर्थ से किसी और अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उस अर्थ का मास पता होना चाहिए। क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखने के लिए मैं अर्थ में और किसी और ऑब्जेक्ट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है या अट्रैक्शंस है, ठीक है, वो देखने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए उस प्लेनेट का, यानी चूंकि मैं किस प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, वी आर ऑन अर्थ, तो हमें अर्थ के मास का पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थ का मास हमें पता होगा तो हम नियर बाई आर्टली ऑब्जेक्ट्स की कैलकुलेशंस ले सकेंगे, हम उनके अट्रैक्शंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम आपके सामने है। इससे पहले आपको मेमोराइज करवा दूं, रेडियस ऑफ अर्थ आपको कांस्टेंट पता होना चाहिए। इससे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज 6500 किलोमीटर। आपको अच्छे तरीके से पहले लेक्चर्स में पता है, डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है कैपिटल जी, नॉट अ स्मॉल जी, कैपिटल जी, वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है जी। इन वैल्यूज का आपको ऑरली या वर्बली पता होना चाहिए। आर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर एंड सेकंड वैल्यू इज द आपके पास नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं कि सपोज किया एक ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक अ अर्थ, वो प्लेस किया हुआ है हमने अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। इसको प्लेस किया हुआ है हमने अर्थ की सरफेस पे एंड अर्थ की सरफेस पे जैसे मैं और आप खड़े मूव कर रहे हैं, ऐसे ये कार जो है मूव कर रही है अर्थ की सरफेस पे पड़ी है, ठीक। तो डेफिनेटली इस कार को होल्ड किया हुआ है ग्रेविटी ने, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ने, ग्रेविटी ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके रिस्पेक्ट से इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस का अगर फार्मूला लिखें तो क्या बनेगा? F इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ कार, और इस कार के सेंटर से इस अर्थ के सेंटर तक का फासला रेडियस, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होगा आपके पास। चूंकि ये जो कार है वो अर्थ की सरफेस पे चल रही है, तो अर्थ की सरफेसेस पे हम रेडियस ऑफ अर्थ ही लेते हैं, ठीक। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की सरफेस पे जब हम स्टडी करते हैं, उसकी सरफेस पे फ्रॉम द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात जब आप करोगे तो आप रेडियस के साथ ऑब्जेक्ट्स की हाइट लेते हो। लेकिन जब आप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करते हो तो मैं, आप, टेबल, चेयर सब अर्थ की सरफेस पे है, सबके लिए रेडियस ऑफ अर्थ होगा। कहाँ से लेंगे? इस कार के एंटायर मास, यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां से इस अर्थ के एंटायर मास, जहां पूरे अर्थ का मास कन्फाइंड है, यहां तक का फासला ले लेंगे हम रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। इस कार को अलग से यहाँ शो किया गया, अदरवाइज फील करें कि ये इस अर्थ के सरफेस पे चल रही है, ठीक। मैं, आप, टेबल, चेयर, चीजें, आर्टली ऑब्जेक्ट्स जब अर्थ की सरफेस पे चलते हैं तो हम अपना कुछ वेट अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जर्ट कर रहे होते हैं, ठीक, जिससे अर्थ हम पे एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है और हमारा फीट बैक होता है और हम अगला फीट रखते हैं और वी आर वॉकिंग, ठीक है, और हम रनिंग कर रहे होते हैं, हम चल रहे होते हैं। तो हम हर ऑब्जेक्ट्स का वेट जो है वो डाउनवर्ड अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, जो जिसकी वैल्यू होती है W इज इक्वल टू mg। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इस केस के लिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हर डिफरेंट केस के लिए आप इस लॉ को लिख सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो पढ़ा है फिजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब m1 m2 जनरलाइज केस है मैसेज का। यहाँ मैसेज किसके ले जाएंगे, एक मैस ऑफ अर्थ और दूसरा मैस ऑफ कार है। तो हम m1 m2 को रिप्लेस कर देंगे मैस ऑफ कार से और फर्स्ट मैस को रिप्लेस कर देंगे मैस ऑफ अर्थ से। ठीक हो गया। तो मैं इसको लिखने लगा हूं F इज इक्वल टू कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ कार चूंकि बहुत छोटा है इसलिए स्मॉल मैस से रिप्रेजेंट कर दिया बाय r स्क्वायर। ठीक है जी। बिफोर दिस के आप मैस ऑफ अर्थ के साथ डील कर रहे हो, आपको दो वैल्यूज वर्बली आनी चाहिए। व्हिच वन? कैपिटल G that is gravitational constant 6.67 multiply 10 raised to power minus 11. This value unit is Newton meter square per kg square. Second value जो आपको आनी थी that is radius of earth। होता क्या है, radius of earth 6400 किलोमीटर है और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 6.4 10 raised to power 6 मीटर बनता है। These two values should keep memorized whenever you solving mass of the earth। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अगर मैं ये तो खैर हमारे पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसके दरमियान है, इस कार और इस अर्थ के दरमियान है। पढ़ा था ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, so this car is the part of the universe in mass of earth, so this car is the part of this universe, so this car should attract earth and earth will be attract this car, both attract each other according to this law। clear हुआ? yes sir। now if they attract each other, so ये जो कार है ये अपना कुछ वेट अर्थ के ऊपर क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम जरा सेकंड फोर्स लिख लेते हैं। ये तो हमने लिख लिया ना दोनों की मुश्तरका फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक। अब एक कार की फोर्स क्या होगी, या आसान लफ्जों में बताऊं, अर्थ इस कार को कितने मैग्नीट्यूड वाली फोर्स के साथ खींचेगी, जितना इस कार का वेट होगा, जितना ऑब्जेक्ट का वेट उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने कल ही तो बोला है कि न्यूटन थर्ड लॉ रिसेंबल विद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये हुआ जितनी एक्शनल फोर्स होती उतनी रिएक्शनल फोर्स होती है। जितना कार का वेट उतना वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जितना मैं, आप, चेयर, चाक का वेट, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का वेट, उतना उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, यानी यहाँ पे जो कार का वेट है वो इक्वल होने वाला है W इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया। ये तो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दिस इज फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसी हिसाब से ये है तुम्हारे पास फोर्स ड्यू टू वेट। तो मैं Fg को Fw के इक्वल लिख सकता हूं, दे आर इक्वल बट इन ऑपोजिट। समझ रहे? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जितना कार का वेट है उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कार, बोथ आर इक्वल ईच अदर। तो वैसे भी अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशंस को तो मैथमेटिकल जरूर से ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, और फिर इसकी अगर आप फिजिक्स देखें तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है तो ये कहना दुरुस्त होगा कि 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन, 100 न्यूटन इक्वल टू 100 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड में बराबर मतलब मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। सो इसकी जगह पे उठा के ये रख देता हूं, इसकी जगह पे उठा के ये रख देता हूं। आपने क्या कर दिया, कंपेयर करते वक्त हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स लिखते हैं, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, बदले में पुट कर देते हैं इनके राइट हैंड साइड्स। ये राइट हैंड साइड यहाँ पे रख लेते हैं, ये राइट हैंड साइड यहाँ रख लेते हैं।
तो जी ये बराबर है जी एम ई एम सी बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली ये बराबर है एम जी। यहां तक समझ आ गया? किसी किस्म का डाउट यहाँ? यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। एफ जी जो है वो एफ सी के बिल्कुल बराबर है। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें मैस ऑफ अर्थ की, तो वो वैल्यू क्या बनेगी? सिंपल, यहाँ पे दो मैसेज आपके पास आ रहे हैं कॉमन। कौन से मैसेज? ये जो मैस है ये भी तो मैस ऑफ कार है, वो भी तो मैस ऑफ कार था। क्योंकि ये मैं कार का वेट ले रहा था तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ एम सी, लिख सकता हूँ ना, एम सी जी है। ये एम सी जी कहाँ से आया? जो इस कार का वेट था इस अर्थ के ऊपर। तो एम सी को एम सी से जरा कैंसिल कर लेते हैं, तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी? रिमेनिंग इक्वेशन आएगी हमारे पास दिस इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जी। भाई दो जगह पे मैस ऑफ कार कॉमन है ना। किस जगह पे? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर कहाँ कॉमन हुआ? इस कार का वेट अपना जो अर्थ के ऊपर लग रहा है, तो दोनों के लिए मैस कॉमन हुआ, इसलिए काट दिया। तो रेस्ट ऑफ इक्वेशन ये बचेगी। यहां से हम सेपरेट कर लेते हैं मैस ऑफ अर्थ को, ये मुझे चाहिए। बाकी वैल्यूज जो है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो मेरे पास कांस्टेंट है, वो मैं पुट कर दूंगा। सो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा, ये आपके पास सिंपल जी है, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। क्योंकि जो आर है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर के रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए इसको कुछ बुक्स में कैपिटल आर करके लिखा हुआ है, वैसे स्मॉल आर का यही मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया। सो पुट कर दें वैल्यूज मेरे पास हैं। यहाँ पे स्मॉल आर को ही कैपिटल आर बोल सकते हो आप, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको भी आर ई करके आप बोल सकते हो। ठीक है, पुट द वैल्यूज। जी की वैल्यू आपके पास 9.8 कल निकाली थी हमने, जिसमें हमने क्या किया था, एक अर्थ के हिसाब से एक हमने हैवियर ऑब्जेक्ट ले लिया था। उस पे हमने जब देखा कि उस पे अर्थ कितनी फोर्स लगाता है, तो हमने देखा था 9.8 न्यूटन। यानी हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू, वो नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाती है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जी की वैल्यू हम कल फाइंड कर चुके थे, आपको पता है। अच्छा, इस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू में आपके पास स्क्वायर है। नीचे आपके पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये आपके पास मीटर है, वो मीटर पर सेकंड से स्क्वायर है। यूनिट्स के साथ अगर आप देखें तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। फाइनल आंसर देख लें, यहाँ पे आपके पास मैसा पड़ता है। फाइनल आंसर इज 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 केजी। जब आप इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, मैस ऑफ अर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैस ऑफ अर्थ के बाद ही तो आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू मेजर किया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज व्हाट? इट इज द क्वांटिफिकेशन, इट इज द क्वांटिफिकेशन कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो कितनी मैक्सिमम कंसिस्टेंसी हो सकती है दो अट्रैक्शन के बीच में। तभी आप बता पाए थे कि एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ जब इंटरेक्ट करता है इस मैस के साथ किसी लैटरल मैस के साथ, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, तो किसी प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस पता करने के लिए डेफिनेटली आपको उस प्लैनेट का मैस पता होना चाहिए, जैसे सन का, जैसे मून का, जैसे अर्थ का।
तो ये रहा आपके पास mass of earth. Any doubt? No, sir. Okay जी, next lecture में मिलते हैं.